नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं उस विषय का जो संबंध है वो एआई से है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग है वो सभी क्षेत्रों में होने लगा है, लेकिन इससे जुड़ी कई सारी जो समस्याएं हैं वो भी अब देखने को मिल रही हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल हेतु इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो इसके जिम्मेदार और नैतिक जो सक्षमता है उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार करेगी। तो आज के एपिसोड में इसी समिति से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे कि आखिर समिति के कार्य क्या है। इसके अलावा ये भी हम बात करेंगे कि जो बात उठ रही है कि एआई के जिम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल की, तो इस विषय से भी जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। इसके अलावा एआई होता क्या है, आरबीआई क्या है, ये सभी जो बिंदु हैं इन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस की जो मुखर्जी नगर की सभी ऑफलाइन क्लासेज हैं ये स्टार्ट हो चुकी है। ये जो कक्षाएं हैं सभी सुरक्षा मानकों और संबंधित जो सुविधाएं हैं उनसे युक्त हैं। इसके अलावा दूसरी सूचना है, 9 वर्ष के उपलक्ष्य में संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर लेकर आया है। ये जो डिस्काउंट ऑफर है अप टू 75% है, जिसमें ऑनलाइन कोर्स पर आपको एक बड़ा डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। यूपीएससी जो फाउंडेशन के कोर्स है जिसमें लाइव बैच है, जिसमें जीएस पूरा पाठ्यक्रम आपको प्रदान किया जाएगा। ये जो कोर्स है आपको केवल 55,000 में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो लाइव बैच जो है जीएस और सीसेट का, ये आपको केवल 60,000 में प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए अगला जो प्रोग्राम है वो वीओडी जीएस ओनली है। ये जो प्रोग्राम है आपको केवल 50,000 में दिया जा रहा है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर कॉल करके आप जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचना थी जिसको हमने देखा। अब बात करते हैं कि जो कहा जा रहा है कि आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल, यानी इसके जिम्मेदारी और नैतिक सक्षमता हेतु इसकी एक रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इस रूपरेखा को निर्मित करने के लिए एक 8 सदस्यीय जो समिति है उसका गठन कर दिया है। आरबीआई सेटअप्स 8 मेंबर्स पैनल ऑन एथिकल यूज ऑफ एआई की बात करें तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका जो प्रयोग है वो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते जा रहा है, और इस कारण से जो इथिकल समस्याएं हैं अब वो धीरे धीरे उभरने लगी है। और इसी कारण से इस तरह का जो कह सकते हैं कि प्रयास है वो आरबीआई ने ये कदम उठाया है। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल हेतु ही अब 8 सदस्यीय जो समिति है इसका गठन किया है। इस समिति के जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य है। ये आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है वहां पर ये प्रोफेसर हैं। और वित्तीय क्षेत्र में अगर एआई की बात करें तो एआई का जो एकीकरण है इसने विभिन्न संस्थाओं के संचालन में देखें तो एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, जिससे बेहतर क्षमता, बेहतर डिसीजन मेकिंग यानी कि बेहतर निर्णय लेने और बेहतर जो ग्राहक अनुभव है, ऐसे कई सारे जो एडवांटेज हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन इससे जुड़ी हुई जैसे विश्वास की बात करें या फिर निष्पक्षता की बात करें, नियामक जो मानक हैं उनके अनुपालन की बात करें, तो ऐसे जो समस्याएं हैं उनमें जो एआई का कहें जो नैतिक उपयोग है उससे संबंधित जो रूपरेखा है वो क्या होनी चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं ये उभर कर आ चुका है। और इसी कारण से देखें तो एआई का जो नैतिक उपयोग है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इस तरह का कदम उठाया है। और जो आईआईटी बॉम्बे के पुष्पक भट्टाचार्य हैं इनकी अध्यक्षता में ये जो पैनल है ये वैश्विक स्तर पर भारत में जो वित्तीय सेवाएं हैं, फिनेंशियल जो सर्विस है, उसमें एआई को अपनाने का जो है वो आकलन करेगा, नियामक जो दृष्टिकोण है उनकी समीक्षा करेगा, जोखिमों की पहचान करेगा और नैतिक जो एआई है
उसको अपनाने के लिए जो गवर्नेंस है उसके अनुपालन ढांचे की भी सिफारिश करेगा। आरबीआई का जो फिनटेक विभाग समिति है उसको भी ये सहयोग देगा, और जिससे 6 महीने के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये जो समिति है ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, ये उम्मीद की गई है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो समिति है इस समिति के क्या कार्य होंगे। तो ये जो समिति है ये वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पे, वैश्विक और घरेलू स्तर पे वित्तीय सेवाओं में जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकार्यता है, उसके वर्तमान स्तर का कह सकते हैं कि आकलन करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यही नहीं, ये वैश्विक स्तर पे भी वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए एआई पर जो नियामकी एवं पर्यवेक्षी जो दृष्टिकोण है उसकी भी समीक्षा करेगा। तो ये 2 प्रमुख कार्य होंगे समिति के। यही नहीं, समिति जो होगी वो एआई से जुड़े हुए जो भी संभावित जोखिम है उनकी भी पहचान करेगा, और ये मूल रूप से जो बैंक है, जो गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं, जो एनबीएफसी होती है, वित्तीय जो प्रौद्योगिकी फर्म है, उनके लिए खास तौर पे एआई से जुड़े हुए जो भी जोखिम है उनका मूल्यांकन करेगा, उनसे संबंधित कोई समस्या है उसका निपटारा करेगा, निगरानी ढांचे और अनुपालन से संबंधित जो भी बातें होंगी उनके लिए सिफारिश भी ये समिति करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं इस समिति के। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में जो एआई है इसके नैतिक उपयोग की। तो इसमें 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली है वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग की आखिर आवश्यकता क्यों है, और दूसरा है कि वित्तीय क्षेत्र में जो एआई है इसके नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात करें कि वित्तीय क्षेत्र में जो एआई है इसके नैतिक उपयोग की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें जो पहला है वो है निष्पक्षता और गैर भेदभाव। क्योंकि देखिए ये जो बिंदु है कहीं ना कहीं इस कारण से उठता है, जो क्रेडिट स्कोरिंग होती है, जो ऋण अनुमोदन होता है, धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो एआई प्रणालियां हैं वो कहीं ना कहीं जाति, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित पूर्वाग्रह से कहीं ग्रसित ना हो जाए, उनसे बचाने के लिए ये जो मुद्दा है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी की बात करता है, दूसरा है पारदर्शिता और व्याख्या। कहने का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी, और इसके एक्सप्लेनेशन की बात क्यों कही जा रही है। तो जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं उनको ये सुनिश्चित करना ही होगा कि एआई जो प्रणालियां हैं वो ग्राहक को नियामकों के समझने योग्य होनी चाहिए, और इस कारण से उनके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है वो बढ़ता है, और कहीं ना कहीं जो यूजर्स हैं, जो उपयोगकर्ता हैं, उनको ये समझने में मदद मिलती है कि ऋण अस्वीकृति या जो भी क्रेडिट स्कोर है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो वो क्या निर्णय ले सकते हैं। तो इस कारण से पारदर्शिता और इसका कहें तो एक तरह से व्याख्या सबसे अनिवार्य है। इसके अलावा देखिए डेटा की जो गोपनीयता है, जो आंकड़े हैं उनकी प्राइवेसी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसकी सिक्योरिटी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि वित्तीय जो कंपनियां हैं वो संवेदनशील जो ग्राहक डेटा है उनको एक तरह से कंज्यूम करती हैं, संभाल कर रखती हैं, जिससे गोपनीयता और जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि हो जाती है। तो ये मुद्दा भी सबसे महत्वपूर्ण है। जवाबदेहिता और उसका जो निरीक्षण है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जवाबदेहिता है ये विभिन्न जो संगठन है, संगठनों की जो त्रुटियां हैं, उनकी जो खराबी है, नैतिक जो चिंताएं हैं, उनको दूर करने के लिए जो एआई सिस्टम है, जो एआई प्रणाली है, इसकी मानवीय जो निगरानी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वचालित जो प्रणालियां हैं, कहीं ना कहीं आवधिक लेखा परीक्षा और उसके साथ ही देखें तो जो जवाबदेही के उपाय हैं उनके बिना काम नहीं कर सकती। इस कारण से देखें तो जवाबदेहिता और उनका जो निरीक्षण है वो आवश्यक हो जाता है। अगले की बात करें तो यह है स्वचालन पर अत्यधिक निर्भरता से बचना। तो एक तरह से देखें जो ऑटो सिस्टम होते हैं वो कहीं ना कहीं, जबकि जैसे एआई की बात करें तो एआई जो दक्षता है उसको तो एफिशिएंसी को बढ़ाता है, लेकिन स्वचालन पर पूरी तरह से निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, ये हमेशा कहा गया है। और इसी कारण से जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनको विशेष रूप से जो जटिल परिदृश्य हैं, जो कम्प्लेक्सिटी वाले जो वर्क हैं, वो कहीं ना कहीं कभी कभी बड़े मुद्दे
वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और अच्छी तरह से जो निर्णय है वो लेने के लिए एआई को मानवीयतापूर्ण निर्णय के साथ कहें तो मिलाना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कारण से देखें तो कहीं ना कहीं वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक उपयोग की जो आवश्यकता है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा देखिए, वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, इसमें कई सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे आरबीआई के द्वारा देखें तो समितियों का गठन किया गया है, विनियामक जो सैंडबॉक्स पहल है वो संचालित किया गया है, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कई सारे इससे जुड़े हुए पहल भी किए गए हैं, जिसमें देखें तो उसके अलावा एआई पर राष्ट्रीय जो रणनीति है वो संचालित की गई है। तो ये महत्वपूर्ण है, एक एक करके सभी पर हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के द्वारा जो की फ्री एआई समिति है उसका गठन किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं देखें तो आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में नैतिक जो प्रथाएं हैं, जो पद्धतियां हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए, जो नवाचार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो नियामक सैंडबॉक्स है उनको प्रस्तुत किया है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखिए, जो एआई है, जो मशीन लर्निंग है, जिसे हम एमएल बोलते हैं, मशीन लर्निंग, ये जो होता है कहीं ना कहीं इन सैंडबॉक्स में, इनके अंतर्गत मुख्य क्षेत्र में आता है, जो कहीं ना कहीं जो पहले से पूर्वाग्रह है, जो सिक्योरिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, ऐसे कई सारे जो जोखिम है उनको इंडिकेट करता है। और इसी कारण से ये कहा जाता है कि एआई जो समाधान का परीक्षण है वो करने के लिए एक नियंत्रित इकोसिस्टम होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखेंगे तो दो तीन बातें और हैं, जैसे डेटा की जो गोपनीयता है, इसकी जो सुरक्षा है, इससे संबंधित जो गाइडलाइंस है ये सरकार के द्वारा जारी की गई है, क्योंकि भारत का जो व्यक्तिगत डेटा है वो संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत काम करता है। तो ये जो संरक्षण डेटा अधिनियम 2023 है, कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करता है कि एआई का उपयोग करने वाले वित्तीय जो संस्थान है वो सख्त डेटा सुरक्षा नियमों का पालन करें। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा देखिए, म्यूल हंटर .ai, आरबीआई ने म्यूल हंटर नामक एक एआई जो एमएल आधारित मॉडल है ये विकसित किया है। और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य यही है कि जो वित्तीय धोखाधड़ी होती थी, जो फिनेंशियल फ्रॉड होता था, उसके लिए उपयोग किए जाने वाले जो म्यूल खाते हैं उनकी जो समस्या है उनसे निपटा जाए, और इसी कारण से इसका निर्माण सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा देखिए तो एआई पर राष्ट्रीय रणनीति भी बनाई गई है भारत सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से। देखें तो एनएसएआई का इसकी शुरुआत की थी, जिसमें वित्त सहित सभी क्षेत्रों में एआई के जिम्मेदार उपयोग पर खास तौर पे जोर दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में एआई का जो नैतिक उपयोग है ये सुनिश्चित करता है कि नवाचार, निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा की कीमत पर न आए। ये महत्वपूर्ण बात है। यही नहीं, इन सिद्धांतों का पालन करके और जिम्मेदारी जो है उससे एआई का लाभ उठाकर जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो विश्वास बनाए रख सकती हैं, और जो हमारे देश के अलग अलग जो समाज हैं उनको अस्थायी तौर पे लाभ भी पहुंचा सकती है। तो ये हमने देख लिया कि जो एआई का नैतिक उपयोग है उससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे उन पर हमने चर्चा की। अब हम बात कर लेते हैं एआई के बारे में। आखिर एआई क्या है? तो एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र है जहां कंप्यूटर को इंसानों जैसी सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान की जाती है। कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर या जो मशीन डेटा है उसका विश्लेषण करते हैं, पैटर्न की पहचान करते हैं, निर्णय उसके बाद लेते हैं, और यहाँ तक कि रचनात्मक जो काम है वो भी ये कर सकते हैं। तो ये एआई के बारे में हमने देखा। थोड़ा सा देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे भारत का केंद्रीय बैंक बोलते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी? तो देश की जो मौद्रिक नीति है उसको नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने यानी महंगाई को नियंत्रित करने, और वित्तीय जो स्थिरता है, फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, उसको अस्थायी रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके कार्यों की बात करें
तो आरबीआई के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भारतीय बैंकों की निगरानी। तो भारत में जितने भी बैंक हैं उनका जो निगरानी है, रेगुलेशन है, वो कहीं ना कहीं सीधे आरबीआई से जुड़ता है। इसके अलावा भारतीय जो मुद्रा है उसका जो मैनेजमेंट है वो आरबीआई सीधे देखती है कि कितना मुद्रा रिलीज करना है, कितना अवशोषित करना है, किस तरह की मुद्रा संचालित करना है। तो ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आरबीआई देखता है। बैंकों के लिए जो ब्याज दर है वो निर्धारण करने का काम जो होता है वो आरबीआई करता है। आप देखते होंगे कि अलग अलग जो नीतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो निर्णय हैं वो आरबीआई लेता है। इससे आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर असर पड़ता है, ये निश्चित तौर पे बात है, और उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए इस तरह के कदम आरबीआई उठाता है। विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसका भी प्रबंधन आरबीआई करता है। सरकारी बांड का जो प्रबंधन है वो भी आरबीआई के अंतर्गत आता है। देश की समग्र जो वित्तीय व्यवस्था है उसकी जो स्थिति है उसे कैसे कंट्रोल करना है ये भी आरबीआई का ही काम है। बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता या ऐसे कई सारे जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं आरबीआई के ही अंडर आते हैं। अब आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं: पुष्पक भट्टाचार्य, निरंजन कुमार, अपूर्वानंद झा, सुधा सिंह। तो इस तरह से हमने चर्चा कर लिया कि जो मूल मुद्दा था कि आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो उसके बारे में हमने देखा समिति के क्या कार्य हैं। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि एआई का जिम्मेदार और नैतिक जो इस्तेमाल है वो क्यों जरूरी है और इसके लिए सरकार ने कौन से प्रयास किए हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय पर आधारित कार्यक्रम को लेकर फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।